हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है यूपी गैंगस्टर, जो हमारा अधिनियम या नियम जो भी कहना चाहें आप, उससे संबंधित है। हम कई बार जो है खबरों में ये पढ़ते आए हैं, सुनते भी आए हैं कि इस नियम या इस कानून का दुरुपयोग होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये थोड़ा सा सख्त कानून है। तो यहाँ पर जो एक सुनवाई चल रही थी, उसमें यहाँ पर बातें निकल के सामने आ रही कि अगर इस जो है अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हो या जो है किसी व्यक्ति पर आरोप लगाए जाते हैं, तो आप पहले बहुत अच्छे से छानबीन करिए, क्योंकि बहुत गंभीर अपराध होते हैं। किसी व्यक्ति पे मर्डर का चार्ज लग जाए, पुलिस वाले ऐसे ही लफड़ दफड़ में जो है मामला सलटा दें, उसके बाद जो है व्यक्ति को मौत की सजा हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि निर्दोष व्यक्ति है 10-10, 20-20 साल जो है 25-25 साल जेल में काट कर आता है, बाद में पता चलता है उसने कुछ किया ही नहीं था। क्यों? गलती किसकी है? गलती है प्रशासन की, पुलिस की, जो भी वहां पे जुडिशरी बैठी हुई है उसकी गलती है, क्योंकि उसने जो है सही तरीके से जांच नहीं की, सबूतों को ध्यान में नहीं रखा। तो यहाँ पर इसी से संबंधित जो है एक आर्टिकल चर्चा में आया है, लिखा है यूपी गैंगस्टर एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने से बोला है सख्त कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज होने पर सख्त जांच होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत ही करिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कभी भी कोई भी सख्त कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है तो पहले आप जो है ढंग से जांच करिए, उसके बाद जो है उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे में कई बार जो है निर्दोष व्यक्तियों को जो है जानबूझकर फंसाया जाता है अपनी आपसी रंजिश को जो है पूरा करने के लिए। और मामला जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो भी सेम एट इज है कि वहां पर घरेलू या एक तरीके से विवाद था संपत्ति का, और व्यक्ति के खिलाफ जो है यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही चल रही है, तो यहाँ पे खारिज कर दिया गया। देखो लिखा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां जो हमारी हैं, रोकथाम अधिनियम 1986 के तहत जैसे सख्त कानूनों के तहत दर्ज की गई एफआईआर की जो है वहां पर कठोर जांच की आवश्यकता है, ताकि वे संपत्ति या वित्तीय विवादों में दुरुपयोग में यहाँ पर ना लाया जाए या लोगों को बचाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपसी घरेलू मसला है या मामला है, घरेलू विवाद है, जो है संपत्ति का है, पैसे का विवाद है, और जो है जानबूझकर सामने वाले को ऐसे मामलों में फंसाया जाता है कि ये बस जेल में चक्की पीसता रहे, या जो है इसकी जो है एक तरीके से इसको जो है बाहर आने की जमानत ना मिले या इसको ज्यादा सजा हो जाए। इन सब के तहत जो है कई बार जो है झूठे आरोप लगाए जाते हैं, इसीलिए जो है सख्त कार्यवाही करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए। अब बात करें यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 है, अगर आप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हो, मतलब इस जो है संवैधानिक प्रबंधन का या संवैधानिक जो हमारा आर्टिकल है उसका एक तरीके से यहाँ पे खंडन हो गया, क्योंकि अब व्यक्ति तो आजाद स्वतंत्र तो रहेगा नहीं, आप जेल में बंद करेंगे, कारावास में डालेंगे उसको। तो अगर इसका आप खंडन कर रहे हो और किसी भी अपराध के तहत आपने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, तो आप पहले उसकी बेहतर तरीके से जांच कीजिए। अधिकारियों को इस कानून को लागू करने के लिए असीमित विवेकाधिकार नहीं दिए गए हैं। मतलब जो है कि किसी पुलिस वाले को ये ऐसा नहीं दे दिया गया कि तुम्हारे पास कोई एफआईआर लिखवाने आएगा किसी व्यक्ति के नाम के, तो बस तुम जाके उसको गिरफ्तार कर लोगे बिना किसी जांच के। तो यहाँ पर जो है इनको मना किया गया है। जितना कठोर और दंडात्मक प्रावधान होगा उससे उतनी ही सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। मतलब बोला गया है कि अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत संगीन अपराध के तहत जो इस व्यक्ति के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई, तो पहले आप उतनी ही कठोरता के साथ जो है चीजों को जांच करिए, ताकि कोई गलती यहाँ पर ना हो। अब बात करें मामला क्या था। जस्टिस सुधांशु जो है धूलिया और जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह जो है की पीठ ने जो है उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज की गई 3 व्यक्तियों के खिलाफ जो आपराधिक मामला जो चल रहा था उसकी जब छानबीन की या जो सारी चीजों को पढ़ा, तो पता चला कि ये सारे अपराध झूठे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस मामले को जो है यहाँ पर खारिज कर दिया गया। मामला था सिर्फ संपत्ति विवाद का, और पूरे मामले में देखो पुलिस ने पता नहीं कैसे यहाँ पे जांच की है। पूरे मामले कई बार जो है सिविल न्यायालय या सिविल न्याय की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। जब सिविल न्याय की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप गैंगस्टर एक्ट के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे करके ले आ रहे हो, ये यहाँ पर प्रश्न जो है इनके द्वारा उठाया गया था। फिर कोर्ट ने जो है स्पष्ट किया कि ऐसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल केवल कानूनी आवश्यकताओं को कड़ाई से पूरा करने के बाद ही किया जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि अगर किसी पर बहुत कठोर जो है यहाँ पर कानून के तहत जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करो, तो आप ढंग से पहले कठोरता
कठोरता से उसकी जांच भी करिए। अब बात करें अगर महत्वपूर्ण कानूनी संदर्भ की, तो यहाँ पर बहुत सारे फैसले इसके पहले भी आए हैं। पहला है मोहम्मद रहीम अली अब्दुल रहीम बनाम असम राज्य में भी जो है यहाँ पर बोला गया था कि कठोरता से लागू किया जाना चाहिए जो भी नियम कानून है। पहले आप जो है सारी चीजों को देखिए। फिर मोहम्मद वाजिब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है 2023 का लेटेस्ट मामला है। यहाँ पर भी यही देखा गया कि जो है संपत्ति या आपसी विवाद का मामला था और व्यक्ति के खिलाफ जो है गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस की लापरवाही के चलते जो है नियम कानून अलग ही वहां पे चल रहे हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हो रही है, कोर्ट में मामला जा रहा है और पुलिस ने जो है जांच ही नहीं की कि ये आपस में लड़ रहे थे और थोड़े से विवाद के चक्कर में इन्होंने इन पर जो है खतरनाक धाराएं लगाई। जैसे आजकल हम देख क्या रहे हैं, पति पत्नी के बीच विवाद होता है, किसी चीज को छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया। एक मैंने आपको पढ़ाया था महाराष्ट्र का मामला था जहां पर जो है घर पे उसको ताने दिए जा रहे थे, मतलब बहुत नॉर्मल ताने थे कि सो के नहीं उठती है टाइम से, पानी भर के ले आओ जा करके, सफाई रखा करो, जो है टीवी मत देखा करो, जो है मंदिर अकेले मत जाया करो। मतलब घर के कुछ घरेलू नियम कानून थे जो कि उस महिला को बहुत ज्यादा एक तरीके से चुभ रहे थे। उसके तहत उस महिला ने जो है अपने पति के खिलाफ 498A घरेलू हिंसा, दहेज, प्रताड़ना, पता नहीं कौन कौन सी नियम कानून लगा दिए। तो पुलिस को बहुत ध्यान से यहाँ पे जांच करने की आवश्यकता होती कि सच में जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई वो हो भी रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से मानसिक होता है ना कि बदला लेने की मानसिकता से यहाँ पे दर्ज कराए गए हैं। तो ये चीजें जो है देखने की आवश्यकता हमें होती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निष्कर्ष निकाला है, तो न्यायालय ने पाया कि एफआईआर में संगठित अपराध का कोई भी, देखो गैंगस्टर एक्ट मतलब जो है 3 4 5 लोग गैंग बना करके जो है बड़े बड़े वहां पे कांड कर रहे हैं, संगीन अपराध कर रहे हैं, यही होता है ना गैंगस्टर एक्ट में। तो यहाँ पर पाया गया कि कोई अपराध ही नहीं हो रहा है। जहां आवश्यकता थी, शिकायतकर्ता ने खुद वहां पर जो है क्या सिविल कार्यवाही का सहारा लिया है। राज्य सरकार द्वारा गैंगस्टर एक्ट लागू करना अनुचित और जल्दबाजी भरा कदम था, यहाँ पर ये भी बोला गया है। ठीक है, तो मतलब जो है जो भी चीजें चली थी सारी गलत थी, उसको खारिज कर दिया गया और आगे को भी आगे ख्याल रखना है कि भाई गड़बड़ नहीं करना है, आपको सही तरीके से जांच करनी है और खासकर जो है इन मामलों में तो जरूर यहाँ पर जांच करने की आवश्यकता है। ये सारे निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहां पर दिए हैं। अब बात करें यहाँ पर न्यायालय की टिप्पणी, वही टिप्पणी है कि अगर आप जो है किसी व्यक्ति का जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 वो छीन रहे हो, तो जिस आधार पर आप छीन रहे हो उसकी ठीक से पहले जांच कर लीजिए। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और जो है उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और जो है असामाजिक गतिविधियां, जो हमारा रोकथाम अधिनियम है 1986 का, ये क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में जब ये एक्ट लाया गया था तो ये था कि जो भी संगठित अपराध हो रहे हैं, देखो संगठित क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 से 3 लोग जो है आपस में मिलकर जो है कांड करते हैं या बड़े बड़े जो है यहाँ पे कांड करते दिखाई देते हैं। तो जो भी संगठित अपराध है या अपराधी के गिरोहों पर रोक लगाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इस कानून का उद्देश्य उन व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ कार्यवाही करना था जो कि हत्या में शामिल हैं। बहुत सारे लोग, 3 लोग मिलकर किसी की हत्या कर दे पैसे लेकर के, अपहरण किया फिरौती के लिए, अवैध उगाही कर रहे हैं, मारपीट रहे हैं, जो है हफ्ता वसूल रहे हैं जाकर के किसी मार्केट में, तस्करी कर रहे हैं, जमीन पर कब्जे जैसे ये संगीन अपराध अगर हो रहे हैं कहीं पर, इनको रोकने के लिए इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है लेकर के आई थी 1986 में। अब बात करें गैंग की परिभाषा क्या है, जो यहाँ पर जो है धारा 2 है वो बताती है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर साथ में मिलकर जो है आपराधिक गतिविधियां करते हैं उसको हम बोलते हैं गैंग। तो अगर आप जो है 3 फ्रेंड हैं, कल को कोई कांड कर देते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है इस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो सकते हैं और बहुत खतरनाक है। गैंगस्टर एक्ट उन अपराधियों पर भी लागू होता है जो समाज में डर और आतंक फैलाने के लिए जो है संगठित अपराध करते हैं। जैसे पुरानी मूवीज में होता था ना विलन के जो है 4 5 6 गुंडे होते थे, पूरे मोहल्ले वालों को, गांव वालों को परेशान करते थे। अगर गली मोहल्ले में जो वैसे गुंडे आपको दिखाई देंगे तो उनकी गिरफ्तारी जो है इस एक्ट के तहत अब फिलहाल हो सकती है। अब बात करें यहाँ पे अपराध की श्रेणियां और दंड क्या है, तो अपराध की श्रेणी के आधार पर जो है मिनिमम जो है यहाँ पर जो है हो सकता है कि 2 साल की आपकी सजा हो जाए या फिर जो है आजीवन कारावास भी हो सकता है। किसी व्यक्ति या किसी गिरोह ने जो है बहुत संगीन अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, तो उसको जो है मृत्यु दंड भी यहाँ पर जो है दिया जा सकता है। आर्थिक दंड की बात करें तो 5,000 रुपए से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना भी व्यक्ति का लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है संपत्ति जब्ती
संपत्ति का प्रावधान। अब आपको बताना है कि यूपी का वो कौन सा बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसके मरने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में उसकी संपत्ति कुर्क की गई थी और चर्चा का विषय भी बना हुआ था। जब भी जो है गैंगस्टर एक्ट चर्चा में आता है ना, कई बार जो है कई व्यक्तियों के खिलाफ इस एक्ट के तहत यहाँ पर एफआईआर दर्ज इसलिए भी की जाती है क्योंकि इस एक्ट के तहत किसी पे एफआईआर दर्ज हुई तो उसकी संपत्ति जो है सरकार जो है कुर्क जब्त कर सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसने जो भी कमाया है, जो भी घर बार बना के रखा है, वो सारा जो है पैसा अवैध तरीके से कमाया हुआ ही होगा, यही मान के चला जाता है। देखिए लिखा है, यदि सिद्ध हो जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर रहा था या अपराधों में वित्तीय लाभ कमा रहा था तो सरकार उसकी संपत्ति कुर्क जब्त कर सकती है। संपत्ति जब्त करने के लिए डीएम की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कौन कौन से अपराध हैं तो हत्या है हमारा आईपीसी की धारा 302, अपहरण और फिरौती है आईपीसी की धारा 364A, डकैती आईपीसी की धारा 395, आगजनी आईपीसी की धारा 436। इसके अलावा है तस्करी और हथियारों की अवैध सप्लाई करते हो, अगर आप जमीन पर कब्जाने और अवैध उगाही, जमीन पर कब्जा किया, पैसे मतलब पैसे ले रहे हो गलत तरीके से, अवैध खनन और माफिया गतिविधियां, ज्यादातर जो है बालू खनन, बालू माफिया देखते हैं ना हम, उन सब के खिलाफ जो है इसी एक्ट के तहत यहाँ पर कार्यवाही हो सकती है। एक प्रश्न हमारा है इसी आर्टिकल से संबंधित, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम हमारा 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना है, दूसरा है संगठित अपराध और अपराधी गिरोहों पर नियंत्रण रखना है, तीसरा है कर की चोरी को रोकना है और चौथा और आखिरी विकल्प यहाँ पर दिया है चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जो है इसको बनाया गया था। तो इसका सही जो है उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे लगे कि आपने आर्टिकल को लास्ट तक देखा है। ये रहा छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि गैंगस्टर एक्ट कब और किस पर लागू होता है, सजा का प्रावधान क्या क्या है, कैसे जो है किसी भी व्यक्ति को इसके तहत जो है नहीं फंसाया जाएगा, इस पर जो है पुलिस हो या राज्य सरकारें हो या जो है जो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसको बहुत जो है सावधानी से सारी जांच करने की आवश्यकता होगी इन फ्यूचर। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।